नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम सीटेट और रीट से संबंधित उन प्रीवियस क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित है। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश पेडागोजी डिवीज़न का रहेगा। और इस सेशन में हम कुल 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और जो जितने भी 30 क्वेश्चन हैं वो PYQ रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्री रिक्विजिट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। इनमें से दी गई जो नीचे दी गई जो बातें हैं उनमें से कौन से को कंसिडर किया जाए कि वो अगर हम लैंग्वेज लर्निंग करा रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है। तो नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो पहले बच्चों को ग्रामर की ज़रूरत नहीं होगी। मोटिवेशन टू लर्न, तो बच्चों को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा लर्न करने के लिए लैंग्वेज को। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर ये जो सभी क्वेश्चन है इनके नीचे हमने व्याख्या भी दी गई है। व्याख्या इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दी है। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल महसूस करते हो उस भाषा का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हो यहाँ पर। चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर जो साथी है वो ये इंग्लिश का सेशन है और हिंदी भाषा में दी गई, तो आई थिंक यू ऑल आर फील कंफर्टेबल वाइल explanation in Hindi language. So we are explain all these question in हिंदी। तो हिंदी में बताया गया है, अभिप्रेरणा भाषा सीखने की अनिवार्य पूर्व शर्त है जो शिक्षार्थियों में आंतरिक तत्परता और सीखने की निरंतर रुचि पैदा करती है। तो साथियों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लास इंग्लिश क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड प्राइमरली हैपन थ्रो। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो होती है जिसमें शिक्षण की योजनाएं हैं, जैसे पाठ्यक्रम है, स्कूल का जो डेवलपमेंट है, परिवेश है, वो सभी बच्चे को सेंटर में रख के मतलब बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लर्निंग शुड प्राइमरली हैपन थ्रो, तो इंग्लिश लर्निंग जो मुख्यतः किसके माध्यम से होनी चाहिए? पैसिव लिसनिंग ऑफ टीचर्स लेक्चर, तो इसमें टीचर एक्टिव हो जाएगा, बच्चा पैसिव हो तो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुई। टेक्स्ट बुक रीडिंग बाय द होल क्लास, तो सारी क्लास टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रही है तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और बच्चा किसी भी एक्टिविटी में इंगेज नहीं है यहाँ पर। सी ऑप्शन है एक्टिव इंटरेक्शन एंड टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़, तो ये सी ऑप्शन है जो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है जिसमें बच्चा एक्टिव है और टास्क भी कंप्लीट कर रहा है। तो मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन है हमारे सामने। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षार्थियों को सार्थक अंतः क्रियात्मक गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। तो साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और अगर आप इस सेशन को कंप्लीट देखते हैं तो आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर सीटेट को पास करेंगे। और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़रूरी सूचना यह है आपके लिए कि अगर आप इस PDF को चाहते हैं आपके सिस्टम में डाउनलोड करना तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये टीचर डिजाइंस डिफरेंट लैंग्वेज टास्क फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ लर्नर, मतलब अलग अलग प्रकार की टास्क डिजाइन कर रहा है टीचर और बच्चे भी अलग अलग ग्रुप ऑफ लर्न डिफरेंट ग्रुप ऑफ लर्नर इन हर क्लास। सी इज एड्रेसिंग द क्लास कंट्रोल गाइडलाइन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, मतलब टीचर जो है प्रत्येक बच्चे के जो विशेषताएं हैं, जो अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, उनका ध्यान रख रहा है और ये जो अप्रोच है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको अप्लाई कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता, शैली और गति अलग होती है। विभेदित कार्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू पाल्मर लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन विच टेक्निक बेस्ट फैसिलिटीज दिस। तो साथियों जो हैबिट फॉर्मेशन की बात आती है तो बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चे की। क्योंकि ये नेगेटिव ऑप्शन होता है, पूछा इसलिए गया है तो हमें तो हैबिट फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हैबिट फॉर्मेशन वाली है ये रेगुलर स्ट्रक्चर प्रैक्टिस एंड ओरल ड्रिल्स, एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट रूल ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेज वर्ड फॉर वर्ड, गिविंग एक्सटेंसिव होम असाइनमेंट। तो हैबिट फॉर्मेशन होगी रेगुलर स्ट्रक्चरल
प्रैक्टिस एंड ओरल ड्रिल्स के माध्यम से। तो जो ए ऑप्शन है, चूँकि आज के परिप्रेक्ष्य में चाइल्ड सेंटर्ड परिप्रेक्ष्य में ये जो प्रैक्टिस है वो नेगेटिव होती है। उस समय अगर चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में पूछा जाए तो उस समय ये उचित नहीं है, चूँकि यहाँ हैबिट फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर ए। आदत निर्माण हैबिट फॉर्मेशन निरंतर और व्यक्तिगत मौखिक अभ्यास और संरचनात्मक ड्रिल्स के माध्यम से भाषा को स्वचालित रूप से उपयोग करने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारे पास है क्वेश्चन संख्या 5, सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया है। व्हाई इज ड्रिल यूज्ड ए रेगुलर टेक्निक इन स्ट्रक्चरल अप्रोच क्लासरूम। ड्रिल का मतलब होता है एक प्रकार की प्रैक्टिस जो पूर्व नियोजित होती है, पूर्व नियोजित प्रैक्टिस होती है। जैसे आपने स्कूल्स में ड्रिल की होगी, जब भूकंप आता है तो उसकी ड्रिल करते हैं हम बच्चों को, एक एक्सपीरियंस देते हैं कि जब भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो उस समय आपको अपना बचाव किस प्रकार से करना है, तो वो ड्रिल है। तो ड्रिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाई इज ड्रिल यूज एज ए रेगुलर टेक्निक इन स्ट्रक्चरल अप्रोच क्लासरूम। तो साथियों ये जो ड्रिल है ये देखते हैं क्या होता है, रिड्यूसेस टीचर प्रिपरेशन टाइम। तो ये टीचर का टाइम से कोई मतलब नहीं होता है। टू एस्टेब्लिश ऑटोमेटिक एक्यूरेसी इन स्पीच पैटर्न। अगर हम ड्रिल करेंगे तो एक्यूरेसी हो जाएगी स्पीच पैटर्न्स की। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चलेंगे साथियों। आप भी अपना जो स्कोर है वो चेक करते रहेंगे, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। अगर आप अच्छा स्कोर, जितना स्कोर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और कुछ डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा तो छठा क्वेश्चन है, उस पर आ चुके हैं हम। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज पैटर्न लार्जली बाय कॉपिंग द स्पीच ऑफ पैटर्न पेरेंट्स एंड टीचर्स, दिस एग्जाम्प्लीफाइज द। तो जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं किसके माध्यम से, कॉपिंग द स्पीच ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। मतलब जो टीचर्स और जो पेरेंट्स है जो बोल रहे हैं उसको बच्चा कॉपी कर रहा है। दिस एग्जाम्प्लीफाइज द, तो इससे क्या, किसका उदाहरण मिल रहा है हमें। प्रिंसिपल ऑफ पर्पज, प्रिंसिपल ओरल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है साथियों नकल करना। इमिटेशन का मतलब आपको ध्यान रखना है, इमिटेशन मीन्स होता है नकल करना। तो यहाँ पर बच्चा नकल ही कर रहा है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो साथियों डी ऑप्शन के साथ चलना हमें। आप भी अपना स्कोर चेक करेंगे। अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन मानता है कि शिक्षार्थी भाषा के अच्छे मॉडल की नकल करते हैं, इसलिए शिक्षकों का उच्चारण त्रुटिहीन होना चाहिए। अगला सवाल है, 7वां सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल सीक्वेंस ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स चार होती है, LSRW, इसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। यही चार है और इसी ऑर्डर में है ये। बच्चा जो एक्वायर करता है लैंग्वेज को तो इसी ऑर्डर में करता है। बच्चा पहले लिसन करता है, सुनता है, फिर स्पीक करता है, बोलता है, फिर रीड करता है और फिर राइट करता है। तो ये इसी सीक्वेंस में LSRW। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, लीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा कौशल प्राप्त करने का प्राकृतिक क्रम LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। तो साथियों 8वां सवाल पर आ गए हम। आशा करते हैं आपको ये जो सेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और एक ऐसे दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिसको इस प्रकार की वीडियो की बहुत आवश्यकता है। स्टार्टिंग लैंग्वेज टीचिंग विद स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो आप लैंग्वेज टीचिंग को स्टार्ट कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो, बोलने और सुनने के माध्यम से, रेदर देन रीडिंग एंड राइटिंग। और आप इनको इग्नोर कर रहे हो यार, इनके बजाय इसके माध्यम से, मतलब बोलकर और सुनकर आप बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। इज़ बेस्ड ऑन द, तो बोलकर और सुनकर किसका किस से बोलने से और सुनने से क्या होगा, मच ईजियर देन स्पीच इज प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो स्पीच जो है प्राइमरी फॉर्म है लैंग्वेज की। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, जो स्पीच की बात कर रहा है
स्पीकिंग और लिसनिंग के माध्यम से। भाषा मूल रूप से एक मौखिक श्रव्य माध्यम है। मौखिक दृष्टिकोण ओरल अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी लिखित अक्षरों से पहले बोलने में दक्षता प्राप्त करे। साथियों, 9वां सवाल है आप सभी के सामने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पेडागोजी। अब मॉडर्न इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं। द मदर टंग ऑफ लर्नर शुड बी यूज्ड। तो मदर टंग जो है बच्चे की, उसका क्या उपयोग हो सकता है स्कूल में। अब अगर बच्चा अपनी मातृभाषा बोल रहा है और उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है स्कूल में आके जो सीखता है वो ठीक से नहीं सीख रहा है, तो मातृभाषा का उपयोग कर रहा है, तो आप उसे किस प्रकार से लोगे। एज ए सपोर्टिव स्कैफोल्ड टू क्लियरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कंप्लीटली बैंड आप नहीं कर सकते। एज द एक्सक्लूसिव मीडियम फॉर ऑल इंग्लिश लेक्चर्स, ये भी नेगेटिव है। ओनली टू ट्रांसलेट ग्रामेटिकल डेफिनेशन मैकेनिकली, ये भी नेगेटिव है। तो साथियों, जो बच्चे की मदर टंग होती है, उसकी मातृभाषा होती है, उसको आप एक अच्छे टीचर होने के नाते उसको एक सपोर्टिव स्कैफोल्ड टू क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, मतलब बच्चे के सामने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आप उस बच्चे की मातृभाषा के थ्रू समझाएंगे तो बच्चा बहुत ही आसानी से उस कॉन्सेप्ट को सीख जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जिसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। साथियों, मातृभाषा का प्रयोग एक सहायक मचान, स्कैफोल्ड आपको पता होना चाहिए। इसकी जो कॉन्सेप्ट दिया है लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। स्कैफोल्ड का मतलब होता है अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता मतलब बच्चे को ऐसी सहायता दी जा रही है जिसमें ऐसे काम में जिसको करने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहा है, तो एज ए टीचर आप उसको कुछ सहायता दोगे, वो जो अस्थायी सहायता है वो स्कैफोल्ड मचान ढांचा कहलाएगी। तो साथियों, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हम। ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम इम्प्लाइज। तो ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम का मतलब होता है कि आप जब पढ़ा रहे हो लैंग्वेज के जो आइटम्स है आपके पास, जो भी पढ़ा रहे हो, तो उनकी ग्रेडेशन करनी पड़ेगी आपको। ग्रेडेशन मतलब कि पहले क्या पढ़ाना है, उसके बाद क्या पढ़ाना है और उसके बाद क्या पढ़ाना है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, अरेंजिंग लैंग्वेज मैटर इन ए सिंप्लीफाइड प्रोग्रेसिव ऑर्डर। तो ये बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, कि लैंग्वेज मैटर जो है आपके पास उसको अरेंज करना है सिंप्लीफाइड और प्रोग्रेसिव ऑर्डर में। अवार्डिंग इंटरनल ग्रेड्स एंड मार्क्स टू स्टूडेंट्स, इसका इससे संबंध नहीं है साथियों। सिलेक्टिंग टेक्स्ट बुक नेगेटिव है। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स, बच्चों की ग्रुपिंग नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। तो साथियों, ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, जिसका जो व्याख्या दे रखी है उसे भी देख लेते हैं हम। अनुक्रमिक वर्गीकरण, ग्रेडेशन का अर्थ है भाषा की सामग्री को सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त के क्रम में व्यवस्थित करना, ताकि सीखना जो है आसान हो सके, लर्निंग जो है वो इजी हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आप सभी के सामने। कनेक्टिंग एन इंग्लिश लेसन ऑन एनवायरनमेंट विद एनवायरनमेंट स्टडीज़। तो मतलब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो एनवायरनमेंट, और उस लेसन को आपको कनेक्ट करना है एनवायरमेंटल स्टडीज़ से, EVS से। टॉपिक इज एन एप्लीकेशन, तो आप कौन सी जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, कोई आप प्रैक्टिस नहीं करा रहे यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन मतलब अंतः संबंध, एक दूसरे का संबंध है। प्रिंसिपल इन्वायरमेंट का आपने EVS से संबंध कर दिया, तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन ठीक है। सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भाषा सीखने को वास्तविक जीवन के अनुभव या अन्य विषयों के साथ जोड़ता है, जिससे बहुआयामी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू लेसन, कि आप एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले, एन इंग्लिश टीचर क्लियरली डिफाइन द कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर, कि टीचर जो है जो पूरा जो चैप्टर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो डिफाइन करता है। विच प्रिंसिपल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ दिख रहा है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पज, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इनमें ये जो
तीन है नीचे के, इनसे कोई संबंध नहीं है। बच्चे से जो अध्यापक ने शुरू में ही अपना पर्पज़ बता दिया पढ़ाने का, तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पज़ जो है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। उद्देश्य का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि शिक्षण का प्रत्येक भाग लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी जान सके कि वे क्या सीख रहे हैं। तो बच्चों को पहले बताना पड़ेगा, लक्ष्य उसका निर्धारित करना पड़ेगा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको किस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु पढ़ा रहे हैं। टू सस्टेन इंटरेस्ट अमोंग यंग लर्नर्स, छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। इंटरेस्ट अमोंग यंग लर्नर्स इन इंग्लिश क्लास ए टीचर शुड आइडली यूज, मतलब बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है। एज ए इंग्लिश क्लास टीचर होते हुए आप क्या अप्लाई करोगे। लॉन्ग टेक्स्ट एक्सरसाइज, बच्चे बोर हो जाएंगे भैया इससे। लॉन्ग टेक्स्ट एक्सरसाइज कराओगे बच्चे बोर हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल फॉर्मूलाज, बच्चे बोर हो गए। यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप बच्चों को बोर नहीं होने देना। राइम, गेम्स एंड ऑडियो विजुअल मीडिया, इनमें बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होंगे, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है हमारे सामने। तो सी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या पढ़नी हमें। खेल, कविताओं और दृश्य श्रव्य साधनों जैसी गतिशील गतिविधियाँ युवा शिक्षार्थियों की जन्मजात रुचि को जगाती हैं और उनकी प्रेरणा को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच क्राइटेरिया शुड गाइड ए टीचर व्हाइल सेलेक्टिंग वोकेबलरी आइटम फॉर ए बेसलाइन क्लास। तो विच क्राइटेरिया शुड गाइड, तो कौन सा क्राइटेरिया गाइड कर रहा है आपको एक टीचर को। व्हाइल सेलेक्टिंग, आप चयन कर रहे हो वोकेबलरी आइटम्स, शब्दकोश वाले आइटम आप चयन कर रहे हो फॉर ए बेसलाइन क्लास, एक बेसलाइन क्लास में। तो देखते क्या डिफ़िकल्टी एंड स्ट्रक्चरल लेंथ, कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, स्ट्रक्चरल हो, लेंथी हो शब्द। तो आप जो वोकेबलरी आइटम सेलेक्ट करोगे उनके किसके रेंज, फ्रीक्वेंसी एंड लर्नेबिलिटी, कि आप किस रेंज के सिलेक्ट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी, और कितना वो बच्चे लर्न कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। और इसी के साथ चलते हुए साथियों में आगे बढ़ना है और इसकी व्याख्या दे रखी, चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और सीखने की क्षमता लर्नेबिलिटी पर आधारित होना चाहिए ताकि उपयोगी शब्द पहले सिखाए जा सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुल 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो लगभग आधी कक्षा जो हमारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर ए चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज करिकुलम शिफ्ट्स एम्फसाइज फ्रॉम, मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसके ऊपर से शिफ्ट हुआ है, मतलब पहले कैसे पढ़ाते थे, ये मतलब है इस पूरे क्वेश्चन का। टीचर सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट सेंट्रिक डिस्कवरी, तो ये जो ए ऑप्शन है, पहले जो टीचर पढ़ाते थे उसमें टीचर एक्टिव ज़्यादा रहता था और वर्तमान में बच्चा जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। कंटिन्यूस असेसमेंट टू फाइनल एनुअल एग्जाम, फंक्शनल यूज टू थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रुप वर्क टू आइसोलेटेड सिंगल बेंच सीटिंग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है साथियों हमारा। ए ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षक की भूमिका को ज्ञान के तानाशाही स्रोत से बदलकर सीखने की खोज के सहायक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर में बदल देता है। तो 16 सवाल आ गए साथियों आप सभी के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिहेवियर्स इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रैक्टिस और ड्रिल की बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिहेवियर, तो लैंग्वेज का कौन सा बिहेवियर है जिससे हैबिट फॉर्मेशन का आउटकम हो जाएगा, उसकी हैबिट फॉर्मेशन निर्माण हो जाएगी। ट्रांसलेट सेंटेंस इनटू मदर टंग ओनली, ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऑफ नाउन वेरिएशन, मेमोराइजिंग एसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो ये दो भी ऑप्शन है ये भी नेगेटिव है। ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, इसके माध्यम से आप जो हैबिट फॉर्मेशन है उसका कर सकते हो। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर जब सही भाषा पैटर्न आदत के रूप में आंतरिक हो जाते हैं तो अभिव्यक्ति स्वाभाविक, स्वचालित और बिना किसी मानसिक अनुवाद के प्रवाहमयी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन ओरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड्स opportunities to fix correct pattern because
एन ओरल अप्रोच, मतलब बच्चे को आप पढ़ाते समय ओरल अप्रोच अप्लाई कर रहे हो। ओरल अप्रोच मीन्स बच्चे, जिसमें बच्चा बोले और सुने, उसको आप ज़्यादा महत्वता दोगे। लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, तो लैंग्वेज लर्निंग में कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टू फिक्स करेक्ट पैटर्न, बिकॉज करेक्ट पैटर्न को फिक्स करने की बात भी कर रहे हैं। स्पीकिंग अलाउ इमीडिएट करेक्शन एंड फोनेटिक री इन्फोर्समेंट। स्टूडेंट डोंट नीड टू लर्न स्पेलिंग एट ऑल। रीडिंग स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप विदाउट ट्रेनिंग। इट कम्प्लीटली रिमूव्स द नीड फॉर असेसमेंट। तो जो स्टूडेंट डोंट नीड टू लर्न स्पेलिंग एट ऑल, ये निगेटिव है। रीडिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप विदाउट ट्रेनिंग, तो रीडिंग स्किल्स विदाउट ट्रेनिंग के डेवलप नहीं हो सकती, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इट कम्प्लीटली रिमूव्स द नीड ऑफ असेसमेंट, तो ये भी नहीं। तो पहला ऑप्शन है स्पीकिंग अलाउ इमीडिएट करेक्शन एंड फोनेटिक री इन्फोर्समेंट। तो ओरल अप्रोच में ऐसा ही होता है कि आपको इमीडिएट करेक्शन देना होता है और फोनेटिक री इन्फोर्समेंट, मतलब बच्चे को बताना होता है कि इसे जो ये जो शब्द है इसका फोनीम क्या है, इसका जो उच्चारण है वो कैसे होगा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर मौखिक दृष्टिकोण मस्तिष्क को उच्चारण और वाक्य विन्यास को तेजी से पकड़ने में मदद करता है और शिक्षक तुरंत सुधारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया साथियों, टू कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक, एन इंग्लिश टीचर शुड। तो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को कैटर करते हैं तो आप मतलब इंग्लिश टीचर होने के नाते आप क्या करोगे? स्ट्रिक्टली टू ब्लैक बोर्ड राइटिंग ओनली, तो उसमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग ओनली पे आप ज़्यादा जोर दोगे। तो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, इसमें ये सारे जो हमारे सेंसेस हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे। इम्प्लीमेंट ये यूनिफॉर्म रिजिड लेक्चर स्टाइल ओनली, बिल्कुल नेगेटिव है। यूनिफॉर्म की जब और रिजिड की बात आ जाए तो नेगेटिव होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसा, और रिजिड मतलब होता है जो लचीला ना हो। यूज ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड एंड मल्टीमीडिया टूल्स, तो वैरायटी और ऑफ टीचिंग मेथड एंड मल्टीमीडिया जो यूज़ है ये इनकी बात करता है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक की। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। सी ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विविध शिक्षण पद्धतियों उपकरणों का उपयोग करने में सुनिश्चित होता है कि विभिन्न शिक्षण शैलियों वाले प्रत्येक बच्चे को अपनी गति से सीखने का अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सेइंग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये जो कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि अभ्यास से आप जो पारंगत हो जाते हैं। अलाइंस विद विच साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो ये कौन सी लैंग्वेज लर्निंग की जो साइकोलॉजी फाउंडेशन है उससे अलाइन है, जुड़ी हुई है। कोग्निटिव एक्सप्लोरेशन हाइपोथेसिस, बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन ड्रिल एंड रिपीटेशन, इन्नेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थ्योरी, सोशियो कल्चर स्कैफोल्ड थ्योरी। तो जो ये जो जिस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस और जो ड्रिल और रिपीटेशन है, जो बिहेवियरिस्ट का जो थ्योरी है उसके बिल्कुल नज़दीक है, जिसमें प्रैक्टिस और ड्रिल की बात कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत ये बताता है कि निरंतर अभ्यास, दोहराव और व्यवस्थित ड्रिल भाषाई सजगता को अवचेतन मन में स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए टीचर कंसिस्टेंटली प्रोनाउंस वोटर इनकरेक्टली, हर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स विल लाइकली अडोप्ट द सेम एरर, दिस प्रूव्स द इम्पैक्ट। मतलब कह रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है जो वोटर को लगातार इनकरेक्ट प्रोनाउंस कर रहा है, गलत बोल रहा है। स्टूडेंट्स विल लाइकली अडॉप्ट दैट सेम एरर, तो बच्चे भी उसी प्रकार की जो त्रुटि है उसको अडॉप्ट कर लेंगे और जैसा टीचर बोल रहा है वैसा ही बच्चा बोलेगा। दिस प्रूव्स द इम्पैक्ट ऑफ, ये जो प्रभाव है ये क्या प्रूव कर रहा है? सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन कॉन्स्ट्रेंट्स, तो सिलेक्शन ग्रेडेशन की बात नहीं हुई यहाँ पर।
प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है, इसके कारण बच्चे जो है अध्यापक को इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं अध्यापक की। और अगर अध्यापक गलत बोल रहा है, उच्चारण ठीक नहीं कर रहा, तो बच्चे भी उसी प्रकार का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। तो एज ए गुड टीचर यू हैव टू प्रोनाउंस एवरी वर्ड करेक्टली। तो बी ऑप्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों हमें आगे बढ़ना है। छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने शिक्षक के उच्चारण का अनुकरण करते हैं। अनुकरण के सिद्धांत के कारण शिक्षक की गलत आदतें भी बच्चे सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिफोर फोर्सिंग किड्स टू प्रोड्यूस लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पीसेस दे मस्ट हैव एक्सपोजर टू, मतलब बच्चों को आप फोर्स कर रहे हो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पीसेज को लिखने के लिए। दे मस्ट हैव उससे पहले आप क्या करोगे? डिक्शनरी एडिटिंग एंड इंडेक्स sorting, intensive comprehensive listening and reading material, advanced classical phonetic structure, डायरेक्ट ग्रीक एंड लैटिन प्रीफिक्स सोर्स ट्रैकिंग। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इंटेंसिव कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग एंड रीडिंग मटेरियल, तो इसमें हम पहले चलेंगे और उसके बाद जो लॉन्ग डेस्क्रिप्टिव राइटिंग पीसेज हैं उनको बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इंटेंसिव का मतलब होता है इंटेंसली, जिसको आपको इच्छा से पढ़ना पड़े वो इंटेंसली कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो साथियों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक नियम के अनुसार ग्रहणशील कौशल, जो इंटेंस कॉम्प्रिहेंशन की बात है उसका मतलब होता है ग्रहणशील बोधगम्य ग्रहण। सुनना और पढ़ना हमेशा उत्पादक कौशल बोलना और लिखना से पहले आना चाहिए। तो साथियों जिसके ऊपर चर्चा की गई है वो ही ऐसा ही कुछ नीचे बताया गया है। द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इफेक्टिवली बैलेंसेज टारगेट एक्विजिशन बाय। तो बाइलिंगुअल मेथड होता है कि हिंदी और इंग्लिश आप दोनों यूज कर रहे हो। टीचिंग इफेक्टिवली बैलेंस टारगेट एक्विजिशन बाय, तो इसलिए आप बाइलिंगुअल मेथड के माध्यम से टीचिंग इफेक्टिवली करा रहे हो और टारगेट एजुकेशन एक्विजिशन, तो आपका जो टारगेट है उसको एक्वाइज अर्जन कर रहे हो किसके द्वारा? अलाउइंग द टीचर टू एक्सप्लेन आइडियोमेटिक फ्रेजेज बाय मदर टंग ओकेजनली, फोर्सिंग स्टूडेंट टू ट्रांसलेट एवरीथिंग लाइन बाय लाइन। आप फोर्स कर रहे हो बच्चों को तो नेगेटिव होगा। बैनिंग इंग्लिश आइटम कंप्लीटली टिल ग्रेड, तो बैन आप इस बाइलिंगुअल मेथड में नहीं कर सकते इंग्लिश आइटम्स को 1 से 5 तक। यूजिंग ट्रांसलेशन एप्स डायनेमिकली इन स्मार्ट क्लासरूम, ये भी नेगेटिव है हमारा। तो जो बी ओ ए ऑप्शन है सॉरी, अलाउइंग द टीचर टू एक्सप्लेन आइडियोमेटिक फ्रेजेज वाया मदर टंग ओकेजनली, मतलब टीचर को जो आइडियोमेटिक फ्रेजेज हैं उनको मदर टंग में कभी कभी आप उसको उच्चारण करके बच्चों को बता दें। मतलब जो बाइलिंगुअल मेथड है इसमें दोनों भाषाएं यूज़ होती हैं, लेकिन जो आप अगर हिंदी और इंग्लिश का एक साथ है तो हिंदी का कम यूज करोगे बाइलिंगुअल मेथड में। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। द्विभाषी पद्धति बाइलिंगुअल मेथड शिक्षकों द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा के नियंत्रित उपयोग की अनुमति देता है, जिससे समय बचता है। क्वेश्चन नंबर 23 आ गए साथियों सभी के सामने। विच एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स लैंग्वेज लर्निंग अंडरटेकन विद ए क्लियर कम्युनिकेशन पर्पज। विच एक्टिविटी, कौन सी जो क्रिया है रिफ्लेक्ट कर रही है लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज भाषा के अधिगम को, अंडरटेकन विद ए क्लियर कम्युनिकेटिव पर्पज, कि मतलब आप उसको बिल्कुल कम्युनिकेटिव पर्पज के माध्यम से लर्न कर रहे हो। वो कम्युनिकेटिव पर्पज में होता है बोलना और सुनना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। लर्नर्स राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड रिक्वेस्टिंग ए हॉलीडे बुक, तो सुनना बोलना हो रहा है इसमें नहीं हो रहा, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं है। कॉपिंग पंक्चुएशन साइन फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 टाइम्स, तो ये भी गलत है। चैटिंग रेगुलर टेंस टेबल इन ए मैकेनिकल टोन, ये भी गलत है। ड्राइंग लाइंस बिटवीन डिस्कनेक्टेड वोकेबलरी पेयर, ड्राइंग लाइंस बिटवीन डिस्कनेक्टेड वोकेबलरी पेयर। तो साथियों इनमें तो ये ऑप्शन बिल्कुल
तुलनात्मक रूप से ठीक लग रहा है। लर्नर्स राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड रिक्वेस्टिंग ए हॉलीडे बुक। तो ये कम्युनिकेशन तो हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच होगी। आप ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप लिख के कर रहे हो तो वहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। इनकी तुलना में ए ऑप्शन ही ठीक है। उद्देश्यपूर्ण भाषा का अर्थ है वास्तविक उद्देश्य के लिए संवाद करना, जैसे किसी मित्र को वास्तविक पत्र लिखना, न केवल यांत्रिक अभ्यास करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों आप सभी के सामने। रीट लेवल 2 का 2022 का क्वेश्चन है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हेन ए इंग्लिश इंस्ट्रक्टर teaches the vocabulary of banking by referencing a local math chapter on interest, she validates। मतलब टीचर आपको सिखा रहा है वोकेबलरी, शब्द को सिखा रहा है किससे संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, और किसका रेफरेंस दे रहा है, लोकल मैथ चैप्टर ऑन इंटरेस्ट, मतलब मैथ की किताब में ब्याज से संबंधित कोई चैप्टर है, उसमें से वोकेबलरी आपको छांट के टीचर बता रहा है कि ये बैंक की वोकेबलरी है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वहाँ से आपको समझा रहा है। तो ये क्या वैलिडेट कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेट का कोई यहाँ काम नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, तो ये कोरिलेट कर रहा है अध्यापक किसको, वोकेबलरी ऑफ बैंकिंग को और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उनको आपस में कोरिलेट करके पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। अंग्रेजी शब्दावली को गणित के अध्यायों से जोड़ना सहसंबंध के सिद्धांत कोरिलेशन को दर्शाता है, जिससे ज्ञान अधिक समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर साथियों आज का 25वां क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद 5 क्वेश्चन बचेंगे हमारे। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि वर्तमान में तो हम एक इत्तेफाक से मिल गए हैं आपकी फील्ड में आकर, लेकिन अगर आप बार बार इस प्रकार के सेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी और हमारी मुलाकात बार बार हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो वीडियो हैं आपके पास लगातार पहुंचते रहें। वाइल सॉर्टिंग फंक्शनल ग्रामर स्ट्रक्चर्स फॉर ए इंट्रोडक्टरी क्लास टीच सिंपल प्रेजेंट बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट रिफ्लेक्ट्स। मतलब ये कह रहा है कि टीचर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले पढ़ा रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बाद में पढ़ा रहा है, तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर ग्रेडेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। तो ये ऑप्शन जो है ना बिल्कुल इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि आपने क्या किया है, ग्रेडेशन कर दिया है किसके आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा कठिन है उसको आपने बाद में दी है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों, ये ऑप्शन के साथ ही चलना हमें। जटिल वाक्य संरचनाओं से पहले सरल वाक्य विषयों को पढ़ाना क्रमबद्ध वर्गीकरण ग्रेडेशन का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर। विच साइकोलॉजिकल लॉ बाय थॉर्नडाइक अंडरलाइन द कोर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो थॉर्नडाइक का जो प्रिंसिपल है, ये सीटेट का नहीं है, ये स्ट्रीट का क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक सीटेट में नहीं है, फिर भी हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो प्रिंसिपल है इन लैंग्वेज एक्विजिशन में, वो क्या दर्शा रहा है। तो जब आप बच्चे को प्रिंसिपल मोटिवेट करोगे तो बच्चा रेडी हो जाएगा, तो लॉ ऑफ रेडीनेस दिखा रहा है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों, बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम मानसिक तैयारी पर जोर देता है, जो सीधे तौर पर अभिप्रेरणा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीटेट जुलाई 2013 क्वेश्चन है। टू मैक्सिमाइज चाइल्ड सेंटर्ड पार्टिसिपेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की दोबारा बात हुई है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। एंड इंग्लिश टीचर शुड मिनिमाइज, तो इंग्लिश टीचर को क्या मिनिमाइज करना है, मतलब कम किसी चीज़ को करना है, देखते हैं क्या कम करना है। इंटरेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन है उसको कम नहीं करना हमें। कंटिन्यूस मोनोलॉग लेक्चर बाय हर सेल्फ, मतलब ऐसे लेक्चर जो टीचर खुद दे रहा है उनको मिनिमाइज करना, कम करना, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे का एक्टिव रहना जरूरी है। पीयर करेक्शन एक्सरसाइज में बच्चे एक्टिव हैं, क्रिएटिव लर्निंग टास्क में बच्चे एक्टिव हैं, तो बी जो ऑप्शन है उसको मिनिमाइज करने की आवश्यकता है। शिक्षक को लंबे भाषण बाल केंद्रित कक्षा में बाधा बनते हैं। शिक्षक के एकालाप को कम करने से बच्चों को बोलने और सीखने का अधिक समय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है साथियों, रिमीडियल टीचिंग की बात कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपको हर सेशन में मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर
सब्जेक्ट पेडागोजी है उसमें आपको मिलेगा रीडिंग और रिमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं ये क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश क्लास इज प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड टू असिस्ट। तो रिमेडियल टीचिंग प्राइमरी रूप से किसके लिए असिस्ट होती है, किसके लिए आयोजित होती है। तो ये पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, मतलब उसमें बच्चे की कमियों को ढूंढते हैं। जिन बच्चों को लर्निंग गैप्स आ गए उनके लिए रिमेडियल टीचिंग को आयोजित करते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं करते इसे। लर्नर फेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स एंड डिफ़िकल्टीज। तो अगर किसी बच्चे को विशेष लर्निंग गैप्स हैं और डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके लिए रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है जो विशिष्ट अधिगम अंतराल या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 29वां क्वेश्चन है। इस सेशन का लगभग एंड हो चुका है और आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपसे पुनः बार बार निवेदन करते हैं ऐसा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए इस प्रकार के वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव मैकेनिकल ड्रिलिंग। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग करा रहे हो, प्रैक्टिस करा रहे हो, तो उसका डिसएडवांटेज उसकी हानि क्या होगी। तो बताओ, ज़्यादा ड्रिलिंग करा रहे हो बच्चों को तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ये तो खुद देख लें, बोर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लो आप। इट कैन मेक लर्निंग बोरिंग एंड रिड्यूस क्रिएटिव एप्लीकेशन। तो क्रिएटिविटी कम होगी बच्चों की और बोरिंगनेस वो बढ़ जाएगी। तो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर इस संदर्भ में। यद्यपि ड्रिल में संरचना मजबूत होती है, लेकिन अत्यधिक यांत्रिक दोहराव कक्षा को उबाऊ बना सकता है और रचनात्मक अभिव्यक्ति को सीमित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का साथियों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। नेचुरल लैंग्वेज डेवलपमेंट डिक्टेट्स दैट natural language development dictates that a classroom environment should be saturated with। तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। देखते हैं। रिच कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट वाया लिसनिंग एंड राइटिंग, एडवांस टेक्स्ट एनालिसिस मॉड्यूल्स फ्रॉम डे वन, साइलेंट इंडिविजुअल एसे कंपोजिशन डेस्क, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्टिक रूल बुक विद ट्रांसलेटेड चार्ट। तो साथियों इसमें जो ए ऑप्शन है वो जो बात कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की वाया लिसनिंग एंड व्यूइंग की, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात है और यह कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट की और किसके माध्यम से, लिसनिंग एंड व्यूइंग के माध्यम से। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो साथियों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपकी फीड में आए, आपसे बार बार मुलाकात हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये जो सीटेट की तैयारी है वो अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद आप सभी का।